अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डॉक्टर राबिया हेयर। जनरल हिस्टोलॉजी का सेकंड लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नेम्ड एज लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो हैं वो हमारे पास बेसिकली जितना भी जो स्ट्रक्चर है ये उन कामों के साथ एसोसिएटेड है जो कि आपका इम्यून सिस्टम बनाते हैं। आपके सिलेबस में इम्यून सिस्टम के बारे में नहीं है, सिर्फ लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में, तो हम सिर्फ लिम्फॉइड ऑर्गन्स का ही पढ़ेंगे। लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो है वो हमारे पास सबसे पहले उसने जो है वो डेफिनेशन दी हुई है कि जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं इनको हम एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है या जिसकी स्पेशलिटी क्या है कि वहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। आप अब ब्लड वाले चैप्टर को रिकॉल करें तो ब्लड के अंदर हमने एक लिम्फोसाइट के नाम से जो है ना वो ब्लड सेल्स पढ़े थे और हमने पढ़ा था कि ये अपनी जो साइट ऑफ ओरिजिनेशन है वहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं। ब्लड को जो है वो सिर्फ सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं और फिर वो अपने अपने रिस्पेक्टिव लिम्फॉइड टिश्यूज़ के अंदर जाके मैच्योर होते हैं। ठीक हो गया। तो जो लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि दे हैव लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। और जनरली ये देखा गया कि जो सपोर्टिंग फ्रेमवर्क है टिश्यू का वो किससे बना हुआ होता है, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ होगा। यानी वहाँ पे जो फाइबर्स होंगे, जो सेल्स होंगे, दे विल बी द रेटिकुलर फाइबर्स एंड द रेटिकुलर सेल्स। लिम्फॉइड टिश्यूज़ को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। एक लिम्फॉइड टिश्यू डिफ्यूज्ड लिम्फॉइड टिश्यूज़ होंगे, नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यूज़ होंगे या इसको हम फॉलिक्यूलर भी बोलते हैं, और लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये 3 क्लासेस हैं लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर। जो डिफ्यूज्ड लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लूज एंड रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। के ऐसे टिश्यू के अंदर यानी डिफ्यूज लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होंगे वो क्या होंगे, लूजली अरेंज्ड होंगे और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। कोई स्पेसिफिक मैसेज ऑफ एग्रीगेशंस ऑफ लिम्फोसाइट्स नहीं पड़े हुए होंगे इस किस्म के टिश्यू के अंदर। यानी आपका जो लिम्फोसाइट्स हैं वो एग्रीगेट करके या एक्यूमुलेट करके स्पेसिफिक मैसेज बनाएंगे, तो इस तरह का कोई मैच जो है वो लिम्फॉइड टिश्यू के डिफ्यूज्ड लिम्फॉइड टिश्यू के अंदर नहीं पड़ा हुआ होगा। द नेक्स्ट इज नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यूज़, इसको हम फॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ऑपोजिट होती है, यानी दे आर कैरेक्टराइज्ड by the presence of localized aggregation of lymphocytes in the form of small roughly spherical masses that are called the lymphoid follicle or lymphoid nodules। यानी यहाँ पे हमारे पास lymph nodes के अंदर जो lymphocytes हैं वो क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे और हमारे पास एक स्मॉल मैस ऑफ lymphocytes बना देंगे जिसको हम lymph nodes बोलेंगे। द अदर क्लास इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ये हमारे पास इसी तरह से मैसेज होंगे लिम्फॉइड टिश्यू के, ठीक है, जो कि सराउंडेड होंगे बाय द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल और आइसोलेट करेंगे द लिम्फेटिक टिश्यूज फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू और ऑर्गन्स। इनके पास यानी लिम्फॉइड ऑर्गन्स के पास दे आइदर हैव अ डिफ्यूज और नोड्यूलर लिम्फॉइड टिश्यूज इन अ वेरिएबल प्रोपोर्शन। यानी कोई ऐसा लिम्फॉइड ऑर्गन होगा जिसके अंदर डिफ्यूज का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा और कोई ऐसा होगा जिसके अंदर नोड्यूलर का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर हम ये पढ़ा कि क्या है कि मैसेज ऑफ लिम्फॉइड टिश्यूज हैं जो कि एनकैप्सुलेटेड हैं बाय अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम लिम्फॉइड फॉलिकल का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, जिसको हम लिम्फ नोड भी बोला था जिसको हमने। ये क्या होते हैं, मैसेज ऑफ द डेंसली पैक्ड लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ कर आए हैं। इनका साइज जो है शार्पली डिफाइंड होंगे ये, ठीक है, यानी क्योंकि प्रॉपरली एक्यूमुलेटेड हैं तो इनकी एक प्रॉपरली डिफाइन होगी, एक डिफाइंड बाउंड्री होगी
लेकिन नॉन एनकैप्सुलेटेड है। ऑर्गन से क्या डिफरेंस है, नॉन एनकैप्सुलेटेड है, और डिफ्यूज से क्या डिफरेंस है कि इनकी एक शार्प बाउंड्री होगी, प्रॉपरली डिफाइंड होंगे। इनका साइज जो है वो कितना वेरी करता है, 200 माइक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर इन डायामीटर। एक्टिवेशन से पहले यानी एक्टिवेशन बाय द एंटीजन, एंटीजन हमारे पास कोई सी भी एबनॉर्मल जो है वो कंडीशन हो सकती है, यानी कोई सा भी फॉरेन पार्टिकल होगा, फॉरेन होगा तो बॉडी का पार्ट नहीं होगा, तो उसको जो है वो बॉडी फॉरेन पार्टिकल कंसीडर करेगी और वो जो है एंटीजन के तौर पे काम करेगा। सेम केस विद द कैंसरियस सेल्स ऑफ द बॉडी, कैंसरस सेल्स जो हैं वो बॉडी के नॉर्मल सेल्स से डिफरेंट होते हैं, तो वो एबनॉर्मल सिग्नल जो है वो डिटेक्ट किया जाता है और वो एंटीजन के तौर पर काम करते हैं, और इस पे फिर जो आपके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के सेल्स हैं वो आके काम करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी जो है वो आ जाती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये इम्यून सिस्टम के डिफरेंट जो है वो लेवल्स हैं कि सबसे पहले एंटीजन को किस लेवल पे रोका जाएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जैसे स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन आती है, तो सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री या आउटर मोस्ट हिंड्रेंस जो है फेस की जाएगी बाय द एंटीजन, वो स्किन है या म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आता है, ठीक है। और इसी तरह से सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास मैक्रोफेजेस वगैरह आ जाते हैं, ये हमारा कुछ इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, वो आपका नहीं है, तो बस ये एंटीजन बता दिया कि एंटीजन क्या है, फॉरेन पार्टिकल है। तो एंटीजन की एक्टिवेशन से पहले जो लिम्फ नोड्स हैं उनको हम प्राइमरी नोड्यूल्स बोलते हैं, ठीक है, और इनके अंदर बी लिम्फोसाइट्स पड़े हुए होते हैं। जैसे ही एंटीजन आता है तो जो प्राइमरी जो नोड्यूल्स थे उनके अंदर चेंजेस आती हैं और वो कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू द सेकेंडरी नोड्यूल्स, ठीक है, विच हेल्प स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ इट्स ओन, ठीक है, यानी उस नोड्यूल का जो होगा अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा। अब हर जो सेकेंडरी लिम्फॉइड फॉलिकल है उसके अंदर दो जोन्स होते हैं, एक सेंट्रल जोन है और एक हमारे पास आउटर जोन है। सेंट्रल जोन जो है उसका नाम सेंट्रल जोन है, जो पेरिफेरल जोन है, आउटर जोन है, उसका नाम मेंटल जोन या कोरोना है। जो सेंट्रल जोन है वो लाइट स्टेन रीजन होगा और जो आउटर जोन है वो डार्क स्टेन रीजन होगा, ठीक है। जो सेंट्रल जोन है उसका नाम जर्मिनेटिव सेंटर, ये जर्मिनल सेंटर भी बोलते हैं, और ये तब होता है डेवलप जब आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जैसे आपके स्किन में आप पढ़कर आए थे लैंगरहैंस सेल्स, वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। तो जब आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो एंटीजन लेकर पहुंचेंगे सेंट्रल रीजन ऑफ द लिम्फ नोड, ठीक है, उनका अराइवल जो है वो एक्टिवेट कर देगा बी लिम्फोसाइट्स को इन दिस रीजन। हमने सेंट्रल रीजन हमने लिम्फ नोड के अंदर पढ़ा कि जो प्राइमरी लिम्फ नोड है उसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स पड़े हुए होते हैं। जैसे ही अराइवल ऑफ एंटीजन होता है तो प्राइमरी नोड्यूल सेकेंडरी नोड्यूल बन जाता है, किस तरह से कि जो सेंट्रल जोन में पड़े हुए आपकी जो सेल्स हैं एट द अराइवल ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जब वो एंटीजन को प्रेजेंट कर देंगे टू द नोड्यूल तो वहाँ पे पड़े हुए बी लिम्फोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब एक्टिवेशन में क्या है कि दे अंडरगो माइटोसिस, ठीक है। अब माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाएंगे और आपके पास दो तरह के जो है वो इमैच्योर लिम्फोसाइट्स बना देंगे, या तो वो प्लाज्मोब्लास्ट सेल्स होंगे या फिर लिम्फोब्लास्ट सेल्स होंगे। अब ये जो प्लाज्मोब्लास्ट सेल्स हैं ये डिफरेंशिएट होंगे प्लाज्मा सेल्स के अंदर, जबकि जो लिम्फोब्लास्ट सेल्स हैं वो बीटा मेमोरी सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होंगे। अब बीटा मेमोरी सेल्स हम पढ़कर आए थे कि बीटा मेमोरी सेल्स क्या होंगे, या बी सेल्स जो हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स जो है ना उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और जो इसके इफेक्टेड सेल्स हैं वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, जबकि बीटा सेल्स जो है वो मेमोरी को स्टोर करेंगे कि हमने ये काम किया है। और एट द टाइम जब इस इन्फेक्शन के बाद या इस एक्सपोजर के बाद जब दोबारा सेम एंटीजन के लेवल से सेम एंटीजन से एक्सपोजर होगा तो फिर बीटा मेमोरी सेल्स रिकग्नाइज कर देंगे, डिफरेंशिएट हो जाएंगे इनटू द बीटा इफेक्टर सेल्स, और अपना जिस तरह से बी इफेक्टर सेल्स काम करते हैं उस तरह से ये सेल्स भी काम करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो इमेच्योर सेल्स हैं जो प्लाज्मोब्लास्ट हैं या लिम्फोसाइट्स हैं इमेच्योर, इनका जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर एक
अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर यूक्रोमेटिन पड़ा हुआ होता है इन देयर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या करते हैं, लाइटर स्टेन लेते हैं। हमने सेंट्रल जोन में पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, लाइट स्टेन करते हैं, ठीक है। तो फिर वो लाइट स्टेनिंग इन इमेच्योर सेल्स की वजह से आती है, जबकि आपके जो बी सेल्स हैं वो मैच्योर सेल्स होते हैं। अच्छा, सेंट्रल जोन में इन दो सेल्स के अलावा एक और स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जिसको हम फॉलिक्यूलर डेंड्राइटिक सेल्स बोलते हैं। इन सेल्स के बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जो कि डिस्पर्स हुए हुए होते हैं बिटवीन द प्रोलिफरेटिंग लिम्फोसाइट्स ऑफ द जर्मिनल सेंटर। जर्मिनल सेंटर के सेल के अंदर जो लिम्फोसाइट्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, जो भी हमने पढ़ा कि बीटा सेल्स जो है माइटोटिक डिवीजन से दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। अब वो जो दो सेल्स हैं जो अपनी प्रोलिफरेशन के फेज़ में है या डिफरेंशिएशन की फेज़ में है, ठीक है, वो उन डिफरेंशिएटिंग सेल्स के अंदर जो हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वेजिनेट किए हुए होते हैं या धसे हुए होते हैं, ठीक है, ये डिस्पर्स हुए हुए होते हैं। अच्छा जी, अब these cells are the type of antigen presenting cells and have the capability to process and arriving antigen and present it to the B lymphocytes on their cytoplasmic processes। अब इन सेल का फंक्शंस क्या है, जो हमने भी फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स पढ़े, ये क्या है, एक्ट करते हैं एज एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यानी जो भी एंटीजन लेकर आ रहा है वो क्या करेंगे, उनसे एंटीजन को लेंगे और उसको दे देंगे टू द बी लिम्फोसाइट्स ऑन देयर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। अपने साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए एंटीजन को पकड़ेंगे और बी लिम्फोसाइट्स को देंगे। ये तो सेंट्रल जोन। अब आउटर पेरिफेरल जोन जो है, जिसको हमने मेंटल जोन पढ़ा था या कोरोना जोन पढ़ा था, इसके अंदर हमारे पास स्मॉल लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते हैं और वो हमें डेंस अपीयरेंस देते हैं। ये था हमारा लिम्फॉइड फॉलिकल। अब हम पढ़ेंगे थाइमस का। थाइमस तो सबसे पहले हमारे पास एक इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये पड़ा हुआ है सुपीरियर मेडिएस्टिनम के अंदर, ठीक है, और बाइलोब्स होते हैं, ठीक है, बाइलोब्यूल्ड स्ट्रक्चर है जो कि एनक्लोज हुआ होता है इन द कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर आप नोड्स को देखो तो नोड्स जो थे वो एनकैप्सुलेटेड थे या ए कैप्सुलेटेड थे, उनके अराउंड कोई कैप्सूल नहीं था। लेकिन थाइमस जो है वो क्या है, दे आर कैप्सुलेटेड। कैप्सूल किससे बना हुआ है, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की शीट का कैप्सूल बना हुआ है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो थाइमस है ये एम्ब्रियोनिक लेवल में किस तरह से बनता है। अच्छा, ये हमारे पास डिराइव होता है। अब हम एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि किस तरह से बना था थाइमस ग्लैंड। तो थाइमस ग्लैंड जो है वो हमारे पास एंडोडर्म से बनता है। कि कौन सी एंडोडर्म से, हमारे पास थर्ड पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउचेस बनती हैं, ठीक है। यानी आपका किस तरह से होगा, इस तरह से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, उसके 3 पेयर ऑफ पाउचेस बनते हैं। सपोज करें ये आप आगे जाके एम्ब्रियो में भी पढ़ लेंगे तो हमारे पास ये जो थर्ड पेयर ऑफ पाउच होगा, सपोज करें दिस विल बी द थर्ड पेयर ऑफ द पाउच। तो यहाँ के एंडोडर्म से जो है वो हमारे पास क्या डिराइव होगा, थाइमस ग्लैंड होगा। ये जो प्रीमोडियल ये जो थाइमस प्रीमोडियम होगा ये ग्रो करेगा कॉर्डली यानी टेल की तरफ ग्रो करेगा एज अ ट्यूबुलर प्रोलोंगेशन ऑफ एपिथेलियम इनटू द मेडिएस्टिनम, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लेवल के ऊपर जो ये जो आपका, अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर पता चल गया कि यहाँ से थाइमस के जो है ना वो थाइमस ने बनना है, ये थाइमस ने यहाँ से डेवलप होना है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ के जो सेल्स होंगे, जो थाइमिक प्रीमोडियम होगा, यानी वो इनिशियल स्ट्रक्चर जहाँ से थाइमस बनेगा वो ग्रो करेगा टेल की तरफ एज अ ट्यूबुलर प्रोलोंगेशन ऑफ एपिथेलियम इनटू द मेडिएस्टिनम, यानी यहाँ से प्रोलोंग करता हुआ किस में चला जाएगा, मेडिएस्टिनम के अंदर चला जाएगा। जैसे जैसे जो है वो उसकी टिप प्रोलिफरेट करेगी, ठीक है, यानी साइज में बड़ा होना शुरू होगा, प्रोलिफरेट करेगा, फाइनली क्या होगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा फ्रॉम द प्रिमिटिव फेरिंग्स, यानी इस अपने प्रिमिटिव स्ट्रक्चर से अलग हो जाएगा। थाइमस जो है वो अच्छा खासा डेवलप हुआ होता है बर्थ से पहले, और उसका जो वेट होता है वो 10 to 15 ग्राम होता है न्यू बॉर्न के अंदर। लेकिन आफ्टर बर्थ जो है वो एनलार्ज होता है, ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्डहुड उसमें एनलार्जमेंट होती है, और प्यूबर्टी पे
अपना मैक्सिमम डेवलपमेंट या मैक्सिमम वेट जो है वो गेन कर लेता है, विच इज़ अबाउट द 30 to 40 ग्राम। यानी अपना एक तो सबसे पहले एट द एज ऑफ प्यूबर्टी उसका जो है वो फंक्शन फुली डेवलप हो चुका होगा, फुली साइज अपना वेट गेन कर लिया होगा, फुली साइज जो है वो हो गया होगा उसका, और फुली फंक्शनल भी होगा। प्यूबर्टी के बाद इसमें ओव्यूलेशन शुरू हो जाती है और उसका साइज जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब हमने पढ़ा था कि ये कैप्सुलेटेड है, तो इसका जो कैप्सूल होगा वो क्या करेगा, अंदर की तरफ एक्सटेंड करेगा इनटू द सब्सटेंस ऑफ ईच ऑफ द लोब। यानी अगर सपोज ये 2 लोब्स हैं थाइमस ग्लैंड के, तो इसके अराउंड जो कैप्सूल होगा वो क्या करेगा, अंदर की तरफ आके लोब्यूल्स बनाना शुरू कर देगा, और ये लोब्यूल्स जो होंगे वो इनकम्प्लीट होंगे, यानी आपस में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बन गए, इनकम्प्लीट लोब्यूल्स बन गए कैप्सूल की मदद से। जब कैप्सूल जो है वो आपके जो थाइमस का सब्सटेंस है, ये थाइमस का जो पैरेन्काइमा है उसके अंदर आएगा। अब हर लोब्यूल के 2 रीजन्स हैं, एक पेरिफेरल जोन है और एक हमारे पास सेंट्रल जोन है। पेरिफेरल जोन को कॉर्टेक्स बोल दिया और इनर जोन को मेड्यूला बोल दिया। लोब्यूल्स क्योंकि कंप्लीटली सेपरेट नहीं है एक दूसरे से, तो इस वजह से जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला होंगे लोब्यूल्स के, वो क्या होंगे, कंटिन्यू किए हुए होंगे विद ईच ऑफ अदर। अभी हमने कहा कि ये हमारे पास सपोज एक लोब्यूल है, इस लोब्यूल का हमारे पास एक सेंट्रल रीजन होगा, ठीक है, और एक कॉर्टिकल रीजन होगा, मेड्यूला और कॉर्टेक्स होगा, आउटर कॉर्टेक्स इनर मेड्यूला। अब हर जो एडजेसेंट लोब्यूल्स का क्योंकि कम्प्लीटली सेपरेट नहीं किया हुआ, तो फिर हमारे पास जो एडजेसेंट लोब्यूल्स के कॉर्टेक्स और मेड्यूला होंगे वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि हमारे पास इस लिम्फ के अंदर कोई लिम्फेटिक नोड्यूल नहीं पड़ा हुआ। जो अभी हम पीछे फॉलिकल पढ़ के आए थे कि हमारे पास एग्रीगेशन ऑफ लिम्फॉइड मैसेज होंगे, वो नहीं पड़े हुए। और इसी तरह से कोई एफरेंट लिम्फेटिक वेसल भी नहीं है थाइमस के अंदर, सिर्फ एक एफरेंट लिम्फेटिक है। अब कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स जो है वो हमारे पास हाईली सेलुलर होता है, और जो इंटरलोब्यूलर सेप्टा है उसके अंदर ब्लड वेसल्स पड़ी हुई होती हैं। यानी जो लोब्यूल्स के बीच का जो सेप्टा होगा, लाइक आपने जो टेस्टिस पढ़ी थी, टेस्टिस के साथ भी इसी तरह से हमने पढ़ा था कि बीच में ट्यूबुलर है और उसके बीच में जो है वो आपका सेप्टा पड़ा हुआ। तो यहाँ पे भी हमारे पास लोब के अराउंड जो सेप्टा होगा, उस सेप्टा के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ होगा, ब्लड वेसल्स होंगे। हाईली वेस्कुलर है, तो इट मीन्स यहाँ का जो कॉर्टेक्स के अंदर जो सेलुलर कंटेंट होगा वो 95% लिम्फोसाइट्स होंगे, जबकि रिमेनिंग पोर्शन जो होगा वो एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा। ऑन द अदर हैंड मेड्यूला की अगर हम बात करें तो वो लेस सेलुलर होगा, यानी इसमें रिवर्स हो जाएगा, 95% रेटिको एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स होंगे, जबकि रिमेनिंग 5% जो होंगे वो लिम्फोसाइट्स होंगे। अब सेंट्रल मेड्यूला, यानी जो सेंट्रल मेड्यूला होगा उसके अंदर हमारे पास हेसल्स कार्पसेल्स पड़े होंगे, यानी इयोसिनोफिलिक लैमिलेटेड स्ट्रक्चर्स होंगे जो कि डीजेनरेटेड एपिथेलियल सेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जैसे एज बढ़ती रहेगी ये आपका जो डीजेनरेटिव जो कंटेनिंग कार्पसेल होगा वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो जो सेंट्रल मेड्यूला होगा उसके अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, हेसल्स कार्पसेल्स पड़े हुए हैं। अब इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है थाइमस का? सबसे पहले तो ये हमारे पास वो साइट है जहाँ पे हमारे पास टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर होंगे। तो प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। कि ये जो प्राइमरी जो थाइमस है ग्लैंड, ये क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट्स को, यानी जो भी मैच्योर हुए हुए लिम्फोसाइट नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है फॉर द इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जो ऐसे सेल्स को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट टी सेल्स। तो इम्यूनो इनकॉम्पिटेंट टी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो किस में डेवलप हों, टू द मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स, यानी इम्यूनो कॉम्पिटेंट टी सेल्स। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल एजुकेशन, ठीक है, जिसमें आपकी सेल के अंदर टी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेसिफिक सीडी मार्कर्स लगे हुए होते हैं। तो डिफरेंट सीडी मार्कर्स की एक्सप्रेशन और डिलीशन के रिजल्ट में हमारे पास क्या हो जाती है, जो इनकॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो कॉम्पिटेंट टी लिम्फोसाइट बन जाते हैं। अब आपके पास स्पेसिफिक टी सेल्स मैच्योर टी लिम्फोसाइट सेल के
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर CD जो है वो रिसेप्टर्स पड़े हुए होंगे। ये CD रिसेप्टर्स जो हैं वो हेल्प करेंगे टी लिम्फोसाइट को फॉर डिटेक्टिंग द एंटीजन। एक और जो फंक्शन है थाइमस का, वो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स है। वो हार्मोन्स को इसलिए प्रोड्यूस करेगा ताकि वो स्टिमुलेट कर सके टी सेल्स की डिफ्रेंशिएशन को और मैच्योरेशन को। ये हार्मोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय द एपिथेलियो रेटिकुलर सेल्स ऑफ द थाइमस ग्लैंड। अभी हम पढ़कर आए कि हमारे पास थाइमस के अंदर ये पड़ा हुआ होता है। अब हम बात करेंगे लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स जो हैं हमारे पास ओवल बीन शेप्ड हैं, एनकैप्सुलेटेड होंगे, ठीक है, और ये पूरे लिम्फेटिक वेसल्स के रास्ते में आते हैं। यानी ये सपोज करें आप एक रोड के ऊपर जो रिफ्रेशमेंट पॉइंट्स होते हैं, आप उसको कंसीडर करेंगे पूरे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर। जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर बीच में जो स्टॉपिंग पॉइंट्स आएंगे, ये स्टॉप पॉइंट्स आएंगे, वो हमारे पास क्या होंगे, लिम्फ नोड्स होंगे। ओवल शेप्ड होंगे, एनकैप्सुलेटेड होंगे। इनका साइज जो होगा वो 1 मिलीमीटर टू 20 मिलीमीटर तक होगा। इनकी दो सरफेसेस होंगी, कन्वेक्स सरफेस और कनकेव सरफेस। जो कन्वेक्स सरफेस होगी वो हमारे पास रिसीव करेगी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स को। जिस तरह से ब्लड की वेसल्स होती हैं, इसी तरह से लिम्फ की भी वेसल्स होती हैं, ठीक है। एफरेंट यानी टुवर्ड्स लेकर जाने वाली, जो स्ट्रक्चर के टुवर्ड्स आएंगे। अब हमारे पास कनकेव सरफेस के ऊपर एक इंडेंटेड रीजन पड़ा हुआ था जिसको हम हाइलम बोलते हैं। ये हाइलम जो है वो क्या करता है, ये वो पॉइंट है जहाँ से आर्टरीज एंटर होंगी, वेन्स एग्जिट होंगी, और इफरेंट लिम्फेटिक वेसल जो होगा वो लीव करेगा लिम्फ नोड को एट दिस पॉइंट। यानी ये वो हाइलम पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से आर्टरीज एंटर होंगी और लिम्फ वेसल्स, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स और वेन्स जो होंगी वो एग्जिट करेंगी लिम्फ नोड को। अब ईच लिम्फ नोड जो है वो सप्लाई किया जाता है बाय अ लार्ज नंबर ऑफ एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, दैट एंटर द लिम्फ नोड्स एट अ वेरियस पॉइंट्स अलोंग इट्स कन्वेक्स सरफेस। लिम्फ नोड की कन्वेक्स सरफेस के ऊपर से, या कन्वेक्स सरफेस जो है उस सरफेस के ऊपर बहुत सारी छोटी छोटी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स जो होंगी वो एंटर होंगी। क्योंकि एफरेंट है तो उन्होंने लिम्फ को सप्लाई करना है टू द लिम्फ नोड, ठीक है। और एक एफरेंट जो लिम्फ वेसल होगी वो बहुत सारी छोटी छोटी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी और इस तरह से उसको सप्लाई किया जाएगा। इसका भी जो हमारे पास कैप्सूल होगा वो ट्रेबेक्युलाई बनाएगा, ठीक है। वो कहाँ से राइज होगा, फ्रॉम द इनर एस्पेक्ट ऑफ द कैप्सूल एंड एक्सटेंड करेगा टू द इंटीरियर ऑफ नोड। जैसे थाइमस के अंदर हमारे पास जो कैप्सूल था वो अंदर जाके लोब्स बना रहा था, तो इसी तरह से जो नोड है उसका भी जो कैप्सूल होगा वो ट्रेबेक्युलाई बनाएगा। The stroma of the node consists of network of reticular fibers and the cells that extend throughout the substance of the lymph node, ठीक है। अब ये जो स्ट्रोमा होगा उसका नोड का, उसके अंदर हमारे पास क्या पड़े हुए होंगे, रेटिकुलर फाइबर्स और सेल्स पड़े हुए होंगे थ्रू आउट, मतलब पूरे लिम्फ नोड के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे। लिम्फ नोड को हम दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास कॉर्टेक्स होगा और एक मेड्यूला होगा, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है उसके अंदर ट्रेबेक्युलाई जो होंगे वो रन करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। जो लिम्फ नोड की सरफेस होगी उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और डिवाइड कर देंगे इस रीजन को इनटू द इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट, ठीक है। और इसकी इस अरेंजमेंट से जो कंपार्टमेंट्स होंगे वो इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स बनेंगे लिम्फ नोड के अंदर। सॉर्ट ऑफ एक घर के अंदर जिस तरह से कमरे बनते हैं, तो अगर एक घर है उसको हम लिम्फ नोड कह रहे हैं, तो उस लिम्फ नोड के अंदर हमारे पास किस तरह से अरेंजमेंट होगी, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट होगी ये ट्रेबेक्युलाई की, और इस तरह से डिफरेंट जो है वो कंपार्टमेंट्स बन जाएंगे विद इन द लिम्फ नोड, ठीक है। कंपार्टमेंट 1, 2, 3 इस तरह से। अब जो कोर्टिकल लिम्फोइड टिश्यू है वो सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम द कैप्सूल ऑफ द लिम्फ नोड बाय अ नैरो स्पेस नोन एज सबस्कैपुलर साइनस, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये जो लिम्फोइड टिश्यूज है कॉर्टेक्स का, उसको सेपरेट करेंगे फ्रॉम द कैप्सूल और कॉर्टेक्स के बीच में हमारे पास जो स्पेस होगी दैट विल बी द
सब कैप्सुलर साइनसेस। ये साइनस जो है वो रिसीव करेगा एफरेंट लिम्फेटिक्स को, ठीक है, यानी एफरेंट वेसल जो है वो इसके अंदर खुलेगी, डिवाइड होगी और फिर इस तरह से जो अंदर का जो पेरेन्काइमा है ऑफ द लिम्फ नोड उसको सप्लाई की जाएगी। इट इज इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स बाय अ कनेक्टिव टिश्यू सेपरेट कॉल्ड द ट्रेबेक्युलाई, ठीक है। ट्रेबेक्युलाई जो है वो क्या कर रहा है, कंपार्टमेंट्स बना रहा है, इनकम्प्लीट कंपार्टमेंट्स बना रहा है, जिनके बीच में हमारे पास क्या पड़ा हुआ होगा, सेप्टा पड़ा हुआ होगा। ये आपको एक विजुअलाइज करने के लिए कंप्लीट सेप्टम, कंप्लीट कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, ऐसा नहीं है। कॉर्टेक्स के अंदर मजीद 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, एक लिम्फॉइड नोड्यूल आएगा, साइनसेस आएंगे और पैराकॉर्टेक्स आएगा। जो लिम्फॉइड नोड्यूल्स हैं वो मेजर बी सेल्स से मिलकर बने हुए होंगे, लेकिन कुछ टी सेल्स भी होंगे, फोलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स भी होंगे, मैक्रोफेजेस भी होंगे, रेटिकुलर सेल्स भी होंगे, ठीक है। ये जो नोड्यूलर पार्ट है कॉर्टेक्स का वो जर्मिनल सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जर्मिनल सेंटर हम पीछे सारा पढ़ कर आए थे, जर्मिनल सेंटर के अंदर हमारे पास बी सेल्स थे, ये डेंड्राइटिक सेल्स थे, मैक्रोफेजेस होंगे और कुछ रेटिकुलर सेल्स होंगे। नोड्यूल्स हो गया। अगला हमारा है साइनस। तो साइनसेस जो है वो हमारे पास क्या है, एंडोथेलियम है जो कि लाइन करते हैं स्पेसिस को दैट एक्सटेंड बीनीथ द कैप्सूल एंड अलोंग द ट्रेबेक्युलाई, ठीक है। यानी साइनसेस जो है वो एंडोथेलियम की स्पेसेस हैं जो कि लाइन करेंगे, एक्सटेंड करेंगे बिटवीन द सब कैप्सुलर साइनसेस एंड द ट्रेबेक्युलर साइनसेस। पैराकॉर्टेक्स जो होगा वो हमारे पास डीपर कॉर्टेक्स है, ठीक है, विच इज डिवाइड ऑफ द लिम्फॉइड नोड्यूल्स, यानी ये वो वाला रीजन होगा कॉर्टेक्स का जो कि क्लोज होगा टू द मेड्यूला। यहाँ पे हमारे पास मोस्टली टी सेल्स पड़े हुए होंगे। अब हम बात करेंगे लिम्फ नोड के मेड्यूला की। वो कॉर्टेक्स हमने पढ़ा था, कॉर्टेक्स के अंदर हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े, लिम्फ नोड्यूल कॉर्टेक्स का, ठीक है, और ये साइनसेस पढ़ी और फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास पैराकॉर्टेक्स। मेड्यूला की बात करें तो मेड्यूला जो है वो पैराकॉर्टेक्स से डीप होगा। अभी हमने पढ़ा था कि पैराकॉर्टेक्स जो होगा वो क्लोज होगा टू द मेड्यूला, तो पैराकॉर्टेक्स के डीप जो होगा वो क्या होगा, मेड्यूला होगा। इसके अंदर मेड्यूलरी साइनसेस होंगे और मेड्यूलरी कॉर्ड्स होंगे। साइनसेस जो होंगी वो कंटिन्यू करेंगी विद द कॉर्टिकल साइनसेस, यानी जो कॉर्टेक्स की साइनसेस होंगी और जो मेड्यूला की साइनसेस होंगी वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी। ये कॉन्टिन्यूएशन ही है कॉर्टिकल साइनस की, मेड्यूलरी साइनस, और ड्रेन करेगी लिम्फ को इनटू द इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। ये क्या कर रही थी, कॉर्टिकल साइनसेस जो थी वो रिसीव कर रही थी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल को, और उसके बाद जो आपकी मेड्यूलरी साइनसेस हैं वो क्या करेंगी, लिम्फ को ड्रेन करेंगी इनटू सिंगल इफरेंट वेसल। जबकि कोर्ड्स जो हैं वो बिटवीन द साइनसेस पड़े हुए होते हैं और ये बी सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं और प्लाज्मा सेल्स से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके बीच में, इन दोनों सेल्स के बीच में हमारे पास रेटिकुलर फाइबर्स और सेल्स होते हैं। यहाँ पे भी जो बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे कोई लिम्फेटिक नोड्यूल्स नहीं पड़े हुए होते मेड्यूला के अंदर। लिम्फ नोड्स जो हैं उनका फंक्शन क्या है कि वो इम्यूनोलॉजिकल फिल्टर्स के तौर पे काम करते हैं, यानी चेक पॉइंट्स हैं। जब लिम्फ अपनी लिम्फ वेसल से गुजर रहा होगा तो क्या होगा कि वो इन चेक पॉइंट से गुजरेगा, चेक कराएगा, ठीक है, कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह या कोई फॉरेन मटेरियल तो नहीं पड़ा हुआ लिम्फ के अंदर। और फिर जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो फिर ये इफरेंट वेसल से दोबारा सर्कुलेशन में एंटर हो जाएगा। जो लिम्फ टिश्यू से कलेक्ट किया जाता है वो एटलीस्ट 1 लिम्फ नोड से ज़रूर पास करता है बिफोर रीचिंग टू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने से पहले वो एटलीस्ट 1 लिम्फ नोड से ज़रूर गुजरता है। अगर तो कोई बैक्टीरिया या कोई सा भी एंटीजेनिक सब्सटेंस पड़ा हुआ है तो फिर वो क्या करेंगे, दीज पर्कुलेट थ्रू द कॉर्टिकल साइनसेस एंड पेनिट्रेट द लिम्फ नोड्स इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ लिम्फ नोड, ठीक है। वो क्या कर लिए जाएंगे, वो फॉरेन पार्टिकल या बैक्टीरिया जो है वो कॉर्टिकल साइनस के अंदर से जैसे ही गुजरेगा तो सेंसर बच जाएगा, वो जो फॉरेन मटेरियल है वो पेनिट्रेट किया जाएगा थ्रू द लिम्फ नोड और इस तरह से जो है उसकी फर्दर डिग्रेडेशन होगी। इसी तरह से कुछ आपके जो अब यहाँ पे भी जो है ना वो एंट्रैपमेंट के डिफरेंट लेवल हैं। अगर तो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है लिम्फ के अंदर या कोई सा भी एंटीजन पड़ा हुआ है तो वो डिफरेंट लेवल पे या तो इनिशियली फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल से ही एंट्रैप कर लिया जाएगा या फिर
फर्दर डीपर लेवल कॉर्टिकल साइनसेस तक आएगा और वहाँ पे इंट्रैप किया जाएगा, यानी यहाँ पे इसने क्या होना है, इंट्रैप होगा जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल पड़ा हुआ होगा। अब फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स क्या थे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से इन्होंने जैसे ही एंटीजन को डिटेक्ट किया, इन्होंने पकड़ के किसको दे दिया, बीटा लिम्फोसाइट्स को, और वहाँ पे पड़े हुए सेंट्रल रीजन में पड़े हुए जो फेगोसाइटिक सेल्स थे उन्होंने इसको फेगोसाइटोस कर लेना और इस तरह से आर प्रोसेस्ड बाय द मैक्रोफेजेस। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, जो नहीं समझ आएगा वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।